वालेकुम स्टूडेंट्स, सुना है क्या हाल। स्टूडेंट हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास वेरिएबल फोर्स है क्या, और देन हम देखेंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की क्या वैल्यू आती है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है कि हमने वर्क डन पीछे भी तो पढ़ा ना, लेकिन वो कैलकुलेट किया बाय कांस्टेंट फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स की वजह से हमें क्यों वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ा, उसी से ही काम चला लेते, क्यों हम इस नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह आपको आखिर में मिल जाएंगे। तो मेरा नाम ज़ाहिद इमरान और आपका है चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि वर्क डन हमारे पास है क्या। पिछले लेक्चर में वैसे हमने डिटेल से बातें की थी वर्क डन के रिलेटेड है, उसके में एक हमने फार्मूला देखा कि वर्क डन कोस एंगल के इक्वल होता। और अब हम देखते हैं कि हमने इसको इस फॉर्म में ही क्यों लिखा, कोस की फॉर्म में ही हमने क्यों लिखा, हमने क्यों साइन एंगल को पुट नहीं किया। पहले हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये डिटेल से इसके ऊपर बात की थी, थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको फील आ जाए जब हम ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालें। तो हमने कोस एंगल इसलिए पुट किया क्योंकि जब भी हमने किसी वेक्टर का इफेक्ट उसकी डायरेक्शन में देखना हो तो उस वक्त हमें जिस एंगल की जरूरत पड़ती है वो कोस एंगल होता है। हमने कहा था कि वर्क डन उसी वक्त होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी और ये वाला ऑब्जेक्ट इस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे तो वर्क हो गया। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन में होना जरूरी है, इसीलिए हमने कोस एंगल को लिया ताकि हमें एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में मिले, इसलिए हमने कोस एंगल को लिया। ये तो थी बातें पिछले लेक्चर की, ताकि आपको फील आ जाए इस लेक्चर में जब हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को निकालें। अब अगली बात यह है कि वेरिएबल फोर्स हमारे पास क्या होती है। पहली बात तो ये कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है। स्टूडेंट, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगी और साथ साथ में उसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो जब भी किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में चेंज आ जाए तो उस वक्त वो वाली फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, वो वेरिएबल बन जाती है। जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी, चाहे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में दोनों में से किसी एक में भी चेंज आ जाए, दोनों में से कोई एक भी चेंज हो गया तो उस वक्त वो फोर्स वेरिएबल फोर्स बन जाती है। अब अगर जारी बात है, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रहे ना, फर्ज करो वो 5 न्यूटन की फोर्स है तो वो टाइम के साथ साथ 5 है, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स नहीं कहेंगे, वो एक वेरिएबल फोर्स बन जाएगी। और इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास होती है रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है स्प्रिंग की। जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है स्प्रिंग की वो एक वेरिएबल फोर्स की ही एग्जांपल है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ ऐसे जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो ये एक वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल थी। अब अगला काम, हमने वर्क डन निकालना है इस वेरिएबल फोर्स की वजह से। तो हमें पता है कि वर्क डन तो ठीक है, हो गया, ये हमने फार्मूला पढ़ा है अभी कि वर्क डन एफ डी कोस एंगल के इक्वल हो गया, तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट बात ये कि हमने कहा कि फोर्स वेरिएबल है। फोर्स क्या है, एक वेरिएबल है। हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई और उसने ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इधर से लेकर इतना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, लेकिन अब फोर्स वेरिएबल है। तो अब पीछे तो हमने कहा था कि फोर्स कांस्टेंट होती है, तो हम इस पूरे डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ उस फोर्स कांस्टेंट फोर्स को पकड़ के इस डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीपल कर देते थे तो हमें वर्क मिल जाता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। आगे तो फोर्स कांस्टेंट थी ऐसे, तो हमने इसको ऐसे डिस्प्लेसमेंट के साथ पकड़ के मल्टीपल किया तो वर्क आ गया, लेकिन अब तो हर पॉइंट के ऊपर फोर्स चेंज हो रही है। तो अब हम क्या करें। तो स्टूडेंट हम करते हैं कि हम इस डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, उसको छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमारे पास वो जो छोटा सा इंटरवल होगा उसके ऊपर फोर्स कांस्टेंट होगी
ओवरऑल फोर्स वेरिएबल है, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, लेकिन जब हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, तकसीम किया स्मॉल इंटरवल में, तो उस स्मॉल इंटरवल में जो फोर्स लग रही होगी उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। जब उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी तो हम उस फोर्स कांस्टेंट फोर्स को और उतने से इंटरवल को पकड़कर मल्टीपल कर देंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा। अब हमने क्या किया, ये वाला हमने छोटे छोटे इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। इधर फोर्स F1 है जो कि एंगल 1 बना रही है, इधर फोर्स F2 है जो कि एंगल 2 बना रही है, इधर फोर्स हमारे पास है Fn, हमने डिवाइड किया, n तक डिवाइड किया, और ये एंगल बना रही है एंगल n। अब जब तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हो तो उस वक्त को 0 1 होता है, तो हमने FD सिंपली लिख लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या है, फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रहा है, इसीलिए तो हमें कोज की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने स्टार्ट में बताया कि कोज क्यों आता है। अब हमने इस फोर्स का कंपोनेंट वो वाला लेना है जो कि इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हमने वो वाला इसका कंपोनेंट लेना है। अब अगली बात ये कि जब भी कोई वेक्टर किसी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक उसका हिस्सा एक्स में, दूसरा उसका वाई में। तो इसका हिस्सा जो एक्स में होगा वो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा जो कि होगा एफ कोज एंगल। अब हमने इस एफ कोज एंगल जो कि एक कांस्टेंट फोर्स है इस स्मॉल इंटरवल के लिए, इस जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, अब हमने इस कांस्टेंट फोर्स को जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में उसको पकड़कर इस छोटे से इंटरवल में d1 के साथ मल्टीपल कर देना है, तो हमें वर्क मिल जाएगा उस स्मॉल इंटरवल का। तो हमारे पास वर्क 1 की क्या वैल्यू है स्मॉल इंटरवल के लिए, F1 कोज एंगल 1 और साथ में d1। स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि लाजमी हमने डिस्प्लेसमेंट को ही उसके डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट की फोर्स की डायरेक्शन में करना है। ये फार्मूला उस वक्त आया जब हमारे पास हमने ये फोर्स लगाई और ये डिस्प्लेसमेंट गया बॉडी का, तो हमने क्या किया, इस डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन में था उसको उसके साथ मल्टीपल कर दिया। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फोर्स के कंपोनेंट को पकड़ें और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कर दें, दोनों तरह लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम ऐसे लिख से, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स का कंपोनेंट पकड़ के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कर दें। अब ये एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन है। इसी तरह जब हमने वर्क 2 निकाला इस स्मॉल इंटरवल के लिए, तो वो हमारे पास क्या आया, इस फोर्स का कंपोनेंट जो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था कोस एंगल 2 और स्मॉल इंटरवल d2। जब हमने ऐसे बढ़ते बढ़ते तमाम n तक वर्क निकाला तो हमारे पास आ गया Fn कोस एंगल n और साथ में d2। ये तो था इन तमाम इंटरवल का वर्क डन छोटो छोटो का। अब हमें चाहिए इस पूरे पाथ का वर्क डन, तो हम क्या करेंगे, तमाम वर्क को जमा कर देंगे, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी टोटल वर्क डन के, वो इन तमाम वर्क का प्लस होगा F1 कोस एंगल 1 डेल्टा d1 प्लस F2 कोस एंगल 2 डेल्टा d2। ऐसे हमने जमा करते गए तो हमारे पास फाइनली Fn को जितने भी फोर्सेस होंगी उनको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीपल कर देंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम समेशन से भी शो कर सकते हैं कि i = 1 और ये n तक जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा Fi कोस थीटा i और डेल डी आई। हम जब i की जगह 1 रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, जब i की जगह 2 रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, जब i की जगह 3 रखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आता जाएगा, और उन तमाम को हम समेशन कर देंगे तो हमें टोटल वर्क की वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए हमें वर्क डन की जरूरत पड़ी बाय वेरिएबल फोर्स, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं था। जब कांस्टेंट फोर्स थी तो हमने फोर्स को पकड़ा और डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीपल कर दिया, लेकिन जब फोर्स वेरिएबल हो जाए तो हम उसको तमाम जो इंटरवल होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं ताकि फोर्स उन तमाम छोटे हिस्सों के लिए कांस्टेंट रहे। अब जो इसका दूसरा मेथड है वो होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, उसके जरिए भी हम फोर्स को वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये ले लेते हैं एक ग्राफ,
ये ग्राफिकल मेथड है, इसके जरिए भी हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास है उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आ गया। स्टूडेंट जब हमने वो पहले वाला कहा था कांस्टेंट फोर्स वाला, तो उस वक्त फोर्स ऐसे थी, वो कांस्टेंट वैल्यू थी, ऐसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन फोर्स ऐसे कांस्टेंट है। लेकिन ऐसे इधर ऐसे कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर ऐसे बिल्कुल कम हो गया। तो अब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो एक वेरिएबल फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ चेंज आ रहा है। अब हमने इस फोर्स की वजह से जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये इस इधर फोर्स है और इधर क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में कवर किया था, अब हमारे पास वर्क डन होता क्या है, हम इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीपल कर दें तो वो वर्क डन होता है, जो कि इक्वल होता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ दरबे विड्थ। अब इधर लेंथ हमारे पास फोर्स है और विड्थ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, जो कि वर्क के इक्वल होता है, और ये एरिया अंडर द कर्व होता है। अब हमने निकालना है एरिया अंडर द कर्व। जैसे ही हमें उस एरिया की वैल्यू मिल जाएगी तो वो किसके इक्वल होगी, वर्क के। तो हमें एरिया चाहिए, एरिया इसलिए चाहिए क्योंकि वही एरिया जो कि उस फोर्स के नीचे है, वही वर्क की वैल्यू होगी। अब आगे तो हमारे पास ये फोर्स कांस्टेंट थी, तो हमारे पास लेंथ भी कांस्टेंट, विड्थ भी कांस्टेंट, हमने दोनों को मल्टीपल कर दिया। लेकिन अब हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर फोर्स चेंज हो रही है, हर पॉइंट के ऊपर जो लेंथ है उसकी वैल्यू और आ रही है। इसलिए हम इस एरिया को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हम उस छोटी स्ट्रिप्स का एरिया निकालेंगे और फिर उस सारे एरिया को जमा करेंगे, टोटल एरिया आएगा जो कि बराबर होगा टोटल वर्क डन के। हमने इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काट दिया। इसका A1 आएगा, इसका A2 आएगा, इसी तरह इसका AN आएगा। तो इन तमाम को जमा करेंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा। अब जब हमारे पास इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया आएगा तो इसमें हमारे फोर्स क्या है, ये हमारे पास है फोर्स F कोज एंगल। ये वाला फोर्स का वो वाला हिस्सा है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। हमेशा याद रखना, जब हम ग्राफ ड्रा करें तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान करते हैं, और फोर्स वाला वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। अगर तो फोर्स सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो तो हम सिंपली F ले लेते हैं। लेकिन अगर फोर्स किसी और एंगल के साथ लग रही हो तो उसका हम वो वाला हिस्सा लेते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। अब हमारे पास ये स्मॉल एरिया किसके को आएगा, डेल्टा A1, लेंथ हमारे पास क्या है F1 कोज एंगल 1, और ये विड्थ हमारे पास कितनी, इतनी सी डेल D1। इसी तरह हमारे पास दूसरे का एरिया क्या आएगा, F2 कोज एंगल 2, ये हमारे पास जो इतनी सी फोर्स है, और एरिया हमारे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऐसे आ गया। इसी तरह जब हम तमाम स्ट्रिप्स का एरिया निकालेंगे तो फाइनली हमारे पास जो N स्ट्रिप्स का एरिया आएगा वो कोज एंगल N और साथ में TN। जब हमने इन तमाम एरिया को जमा किया तो हमारे पास टोटल एरिया आया, और वो टोटल एरिया किसके इक्वल है, वर्क डन के। वहीं वर्क डन हमने ये लिख लिया समेशन I से लेकर 1 तक N तक, और ये F कोज एंगल I और साथ में डिस्प्लेसमेंट I। ये तमाम हमारे पास स्ट्रिप्स का एरिया है जो कि किसके इक्वल है, टोटल वर्क डन के। तो हम वर्क को दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हम फार्मूले से और एक हम ग्राफ से। ग्राफ से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो ये था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आई होप आपके इसके रिलेटेड तमाम क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।